फ्रेंड्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने जनतंत्र का जन्म नामक कविता का भावार्थ वाला वीडियो देखा ही होगा और आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी नोटबुक किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ का नाम बड़े और सुंदर अक्षरों में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद राइटर का नाम लिखेंगे। राइटर का नाम लिखने के बाद आप राइटर से कवि से संबंधित जो भी जानकारी है उनसे उनकी संक्षिप्त जो परिचय है उनका परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखेंगे। जैसे जन्म तारीख, तो आप उसमें जन्म की तारीख लिखेंगे। जन्म स्थान, शिक्षा, प्रमुख रचनाएं, सम्मान और उसके बाद यदि उनकी मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तारीख, अन्यथा उसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप पाठ से संबंधित शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ जो आपको सामने आप देख रहे हैं, आपके बुक में दिए हैं, इन शब्दार्थों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। कविता जनतंत्र का जन्म की रचना दिनकर जी ने 26 जनवरी सन 1950 को की थी, जिस दिन भारत के संविधान लागू हुआ था। अर्थात भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही भारत में जनतंत्र की स्थापना हो गई थी। जनतंत्र अर्थात जनता के शासन के स्थापना का अवसर जो है वो उस अवसर के लिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि अभिषेक आज राजा का नहीं बल्कि प्रजा का है। प्रश्न दूसरा जो है, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है अर्थात जनता जब बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है तो क्या क्या होता है। तो आप कविता में आपने देखा होगा कि जनता जब बहुत अधिक क्रोधित होती है तो क्या क्या होता है। तो हम इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं अर्थात जनता जब बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है तो भूकंप आते हैं और तूफान उठता है। उनकर क्रोधित जनता के हुंकार मात्र से बड़े बड़े राजाओं के महल उखड़ जाते हैं और बड़े बड़े राजाओं के राजतंत्र समाप्त हो जाते हैं। जब जनता क्रोधित होती है तो समय में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह जनता के राह को रोक सके और जनता जिधर चाहती है समय को उधर पर मोड़ना ही होता है। अर्थात बड़े से बड़े राजतंत्र जो है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और परिवर्तन आता है जब जनता क्रोधित होती है। तो तीसरा जो प्रश्न है, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों। बदली हुई परिस्थितियां अर्थात जहाँ पे जो है भारत के स्वतंत्र होने के बाद और उसके भारतीय संविधान लागू होने के बाद क्या होगा, ये जो परिस्थितियां बदल गई हैं उसमें अब राजदंड किसे बनाया जाएगा। राजदंड क्या होता है। राजदंड का अर्थ होता है राज्य चिन्ह। जैसे राजा का जो मुकुट हो गया, फिर क्या बोलते हैं सिक्के हो गए, उसके कोई मुहर वगैरह हो गए, इन्हें हम कहते हैं राजदंड, राज चिन्ह। तो राज चिन्ह अब क्या होंगे। भारत में जब जनतंत्र की स्थापना हुई है अर्थात जनता का शासन स्थापित हुआ है तो अब नए जो राजदंड हैं वो क्या होंगे और क्यों होंगे। तो इसको हम लिखेंगे, बदली हुई परिस्थितियों में चूंकि अब भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई है अर्थात अब जनता का राज्य है तो राजदंड में अब जो है हल और फावड़े ही राजदंड होंगे। इसलिए क्योंकि अब शासन जो है वास्तविक शासन जो है अब आम जनता के हाथों में है और आम जनता का जो प्रमुख हथियार होता है वह हल और फावड़े ही होते हैं। इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में राजदंड, हल और फावड़े ही होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा है कि जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। तो कविता में हमने देखा था कि जनता जो है किन बातों से यह साबित होता है कि जनता जो है बहुत अधिक सहनशील होती है।
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जनता की सहनशीलता को बताने के लिए कवि ने मिट्टी की मूरत और फूलों का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि जनता जो है वो मिट्टी की मूरत की तरह, मूर्ति की तरह है, जिसे किसी भी दर्द का, किसी भी दुख तकलीफ का एहसास नहीं होता। उसे चाहे कितना भी कष्ट हो, जनता का चाहे कितना भी शोषण किया जाए, वो बिना किसी प्रतिवाद के, बिना किसी विरोध के चुपचाप सारे दुख और कष्ट को सहते रहती है। जनता तो एक फूल की तरह है, जिसे जब चाहे सजा लो और जब चाहे दोने में उतार कर रख लो, जनता को कोई एहसास नहीं होता। और जनता एक छोटे बच्ची की भांति है, जिसे बहलाने के लिए उसके हाथों में 4 खिलौने पकड़ा दिए जाएं। तो ये जो है उसका इस प्रश्न का उत्तर इस तरह हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? अब यहाँ पर देखिए कि कवि जो है कहते हैं कि जनतंत्र के देव कौन है? जनतंत्र के भगवान तो जो है वो क्या है? मजदूर और किसान हैं। क्यों? तो कहते हैं दिनकर जी यहाँ पर कहते हैं कि गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले ही जनतंत्र के असली भगवान होंगे, क्योंकि वास्तव में जनतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता ही यह निश्चित करती है कि कौन शासन करेगा और कौन नहीं। तो जो गिट्टी तोड़ने वाले अर्थात मजदूर और खेतों में काम करने वाले किसान ही जनतंत्र के वास्तविक भाग्य निर्माता होते हैं। वही जनतंत्र के देवता या भगवान होते हैं। इसलिए कवि ने इन्हें देवता कहा है। कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है? अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जनता के लिए सिंहासन खाली कर दो या जनता के लिए जो है सिंहासन छोड़ दो, क्योंकि अब जनता के शासन की स्थापना होने वाली है, अर्थात भारत में जनतंत्र की स्थापना हो रही है और जनतंत्र में जो वास्तविक शासन है वह जो है जनता के हाथ में होता है। इसलिए वे शासन के जो कर्ता धर्ता है, जो शासन में लोग हैं, उनसे कहते हैं कि अब तुम जनता के लिए अपने सिंहासन को खाली कर दो, उन्हें रास्ता दो, क्योंकि अब जनतंत्र की स्थापना हो रही है। जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो भारतवर्ष की है। वैसे भारतवर्ष की है जहाँ पर जनतंत्र है, अर्थात ऐसा देश जहाँ पर जनतंत्र है और जहाँ की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो लोकतंत्र में जगत में सबसे बड़ा जनतंत्र जो है वो भारत का जनतंत्र है, भारतीय जनतंत्र। और भारतीय गणतंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। फिर यहाँ पर देखिए भाषा के बारे में। भाषा के बारे में से आप यहाँ पर देखिए कि निम्नांकित शब्दों के क्या अर्थ हैं, इनके अर्थ हमको लिखने हैं। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं और कुछ शब्दों के अर्थ जो है मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। जैसे नाद का अर्थ होता है आवाज़, गुड़ का अर्थ होता है रहस्यमयी, गुप्त, छिपा हुआ। भ्रिकुटी का अर्थ होता है भौहें। बवंडर का अर्थ होता है तूफान। अब्द का अर्थ होता है अब्द का अर्थ होता है वर्ष, साल। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, झरोखा। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। अंबर का अर्थ होता है आसमान, आकाश। प्रासाद का अर्थ होता है महल। और धूसरता का अर्थ होता है मलिनता या धूल के जैसा। तो ये जो है आपको प्रश्नों के शब्दों की अर्थ। अब दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है वो है प्रश्न यह कि नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक बताती हूँ और आपको अर्थ बता दूंगी, आप इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना। ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना का अर्थ होगा चेतना जागृत होना, फिर से चेतना का जागृत होना। तो ये जो है इसको आप जैसे लिखेंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद भारतीय जनता उसी तरह तिलमिला उठी मानो जैसे ठंडी बुझी राख क्या हो गई हो, सुगबुगा गई हो। इस तरह के वाक्य जो है आप वाक्यों में इन शब्दों का आप अपने प्रयोग कर सकते हैं।
अर्थ मैं बता रही हूँ, आप उन शब्दों का जो अर्थ है उन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे, अवशेष में बनाएंगे। जैसे भ्रिकुटी चढ़ाना, भ्रिकुटी चढ़ाना का अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। हवा में ताज उड़ना, हवा में ताज उड़ना का अर्थ होता है सत्ता से विस्थापित होना या सत्ता से हट जाना, शासन से हट जाना। सिर पर मुकुट धरना, सिर पर मुकुट धरना का अर्थ होता है राज्य सौंपना, शासन सौंपना, शासन जो है वो किसी को सौंप देना, इसको हम कहते हैं सिर पर मुकुट धरना। आरती लिए ढूंढना यानी सम्मानित करना, किसी को सम्मान देना। सिंहासन खाली करना अर्थात राज्य को छोड़ देना, इसे हम कहते हैं सिंहासन खाली करना। प्रश्न नंबर 3 जो है देखिए, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टे अर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। तो सबसे पहला जो है वेदना, वेदना का अर्थ होता है दर्द और उसका विलोम होगा आनंद। सीमित, सीमित का अर्थ होता है कम और इसका विलोम होगा असीमित। तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा और इसका विलोम होगा आलोक या ज्योति। प्रासाद, प्रसाद का अर्थ होता है महल और इसका होगा कुटिया। तो बच्चों ये तो थे आपके जनतंत्र के जन्म नामक पाठ से संबंधित कुछ संबंधित प्रश्न उत्तर। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए। धन्यवाद।